चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने बार बार आग्रह किया है कि ऑनलाइन क्लास पढ़ने का बस तरीका समझते जाइए, बाकी हिंदी और अंग्रेजी को लेकर परेशान होइए नहीं। 15 दिन बाद वो हर बच्चा जो मेरी क्लास में 15 दिन रेगुलर था, अगर ये अंग्रेजी और हिंदी पढ़ना भूल करके फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देगा तो ये बात हम आपसे 15 दिन बाद पूछेंगे। और दो बातें, एक तो क्लास में रेगुलर रहिए, एकदम कंसिस्टेंट रहिए। अगर किसी कारणवश आपकी वीडियो ड्रॉप हुई है या आप नहीं रह पाए, हमारी साइड से ड्रॉपिंग होगी नहीं कभी, आप उस वीडियो को डे में, रात में, जब वो वीडियो सेव हो जाए तो उसे देखिए ज़रूर। और देखने के बाद सारा खेल है किसी भी क्लास को पढ़ने पढ़ाने का, होमवर्क बढ़िया करिए 1 नंबर का। तो देखिए, कल हमने देखिए अभी महज 3 क्लास हुई है, 1 2 3 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, आज 7 है। तो 3 ही क्लास में हनी ने, आकाश ने, अभिषेक ने, ऋषिकांत ने, देखिए 4 लोगों ने एटलीस्ट हमें इतने सवाल भेज दिए हैं कि आज की क्लास बढ़िया 1 घंटे चलेगी। 1 घंटे का ये वीडियो बिना स्किप किए, बिना आगे पीछे करे, इत्मीनान से देखिएगा। आपको रियली बहुत मज़ा आने वाला है, रियली फुलफिल कंसेप्ट आपको मिलने वाली हैं। आपको लगेगा कि आज हमने वाकई फिजिक्स को पढ़ा है, जाना है, और जो समस्या आपकी अटक रही है मैं बिल्कुल ज़मीन से, बेसिक से उठाऊंगा और वहाँ से शुरू करूँगा। तो बहुत सारे सवाल भेजे हैं। हाँ, और दूसरी चीज़, ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो आप अपनी जो ई फाइल है, अगर आपके पास जब तक बुक नहीं है तो ई फाइल को किसी दूसरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा 1 घंटे के लिए। आप उस फाइल से सवाल, जब मैं क्वेश्चन शुरू करूं तो पहले उस फाइल से उस सवाल को आप रीड करना और फिर उसको देखना। अगर पहली बार देख रहे हो तो, और अगर आपने भी लगाया होगा तो निश्चित तौर से अगर उनका फंसा था तो आपका भी यही सवाल फंसा रहा होगा। कॉमन सवाल फंसते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करना शुरू करते हैं उनके फंसने वाले सवाल कॉमन होते हैं। आइए मैं आपके लिए शुरुआत करता हूं, आपके साथ जुड़ता हूं। एक सवाल सबसे पहले हमारे ऋषिकांत का है। ऋषिकांत ने अपनी कुमार मित्तल की प्रैक्टिस शुरू करी है और मेडिकल के बच्चों को बता देता हूं, कुमार मित्तल की प्रैक्टिस भी वो कंटिन्यूअस करते रहें, और खासकर कुमार मित्तल के पीछे जो कंपटीशन ऑब्जेक्टिव उसे लगाएं, मजा आ जाएगा। तो जस्ट स्टार्ट। एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत खूबसूरत सा सवाल है, उस सवाल से शुरुआत करते हैं। ऋषिकांत, मुझे सवाल याद है, वो एग्जाम्पल 5 में होगा आपकी किताब में। कहता है 2 सदिशों u और v का परिणामी। देखिए ये सवाल हिंदी में है तो मैं इसे हिंदी में पढ़ रहा हूं। 2 सदिशों u और v का परिणामी u के ऊपर लंब है, u के ऊपर लंब है, और परिमाण में v का आधा है। परिमाण में v का आधा है। यकीनन हमें लगता है कि क्लास 11 के वेक्टर के चैप्टर को अगर आप कुमार मित्तल से लगाओ तो उनमें से बेस्ट सवाल है। ये एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में है, बट लेकिन पुरानी किताबों में। 2 सदिशों u और v का परिणामी, परिमाण में v का आधा है और u के ऊपर लंब है। u के ऊपर लंब है। आपको प्रश्न का जवाब देना, u और v के बीच का कोण बताओ। u और v के बीच का कोण बताओ। तो बाबू u और v के बीच का अगर कोण चाहिए, ये लंब था तो ये 90 तो हो ही गया। किसी प्रकार अगर ये एंगल और निकल आता तो मज़ा आ जाता। तो इसके लिए क्या करना है, ये अगर 90 है तो ये 90 हो ही करेगा। ये आधार है, ये कर्ण है, लगा दो बेटा कास थीटा। आधार बटे कर्ण। कास में 1/2 वैल्यू जो है वो 60 डिग्री की होती है। तो डंके की चोट पर ऐलान करता हूं मैं आपके साथ कि 90 और 60 150 होता है। इस सवाल का जवाब 150 होगा। ये आपकी किताब का कुमार मित्तल का एग्जाम्पल 5 था। देखिए अब मैं सवाल की डिटेल में चलता हूं, भी तो लगाने का मामला था। देखिए सवाल क्या था ऋषिकांत, जरा सुनिएगा बेटा। कह रहा है 2 सदिशों u और v का परिणामी u पर लंब है। 2 सदिशों u और v का परिणामी u पर लंब है। बाबू देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा भ्रमित कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मान लो u और v आपस में एक किसी न्यून कोण पर होते, परिमाण को मारो गोली, u और v आपस में किसी न्यून कोण पर होते तो जिंदगी में कभी u और v का जो परिणामी आता वो u पर लंब ना होता। अरे मालिक, जब यही सर्वा लंब ना ही तो ई कैसे लंब हो जाता? यानी u और v 90 डिग्री से कम कोण पर होते, या प्रश्न इजाजत ही नहीं दे रहा है। मान लो आप एक सीन और बनाते, u और v को आपस में 90 डिग्री पर रख देते,
तो u और v को अगर आपस में 90 डिग्री पर रख देते तब वो इनका जो परिणामी बन रहा है ये परिणामी कभी u के ऊपर, जब यही 90 है तो ये कैसे 90 हो सकता था, तो ये कभी कभी 90 ना होता। तो वो दो चीज़ें अपने आप डिस्कार्ड हो गई। मैंने सब सवाल को पढ़ते ही डिज़ाइन बना दिया। u और v का परिणामी u के ऊपर लंब है और परिमाण में v का आधा है। आपसे कह रहा है u और v के बीच का कोण बताओ। जब सर्वाई लंब हो गया है तो ये 90 तो हो ही गया, और जब ये 90 हो गया तो ये v/2 है, ये v है। अब हमको पता है cos थीटा लगाने से अपना खेल खत्म हो जाएगा। एक लाइन में जवाब है। अगर आप अपनी किताब से इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हो तो आप 4 घंटा बैठ करके उसका सोल्यूशन देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम कुमार मित्तल। ये ऋषिकांत का सवाल था। भाई अभिषेक हैं हमारे, अभिषेक ने एग्जाम्पल 4 की दोबारा डिमांड करी है। चलिए अभिषेक, हम आपको एग्जाम्पल 4 निश्चित तौर से दोबारा बताएंगे। अपनी किताब जारी है HC वर्मा, HC का HCV, दुनिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट राइटर, उनकी किताब से एग्जाम्पल 4 आपके लिए है, और स्पेशली ये बैच भी आपके लिए इसी किताब को सॉल्व करने का मिशन है हमारा। लिसन माय डियर अभिषेक, एग्जाम्पल 4 एक बार दोबारा आपके लिए एकदम क्लियर वेरिएंट के साथ। अगर कल कोई कमी रह गई थी तो आज दोबारा मैं आपके साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA, OB, OC इन फिगर आर इक्वल। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC। सुनो भैया, एक डायग्राम बनाया गया है मास्टर अभिषेक। हमारी टेक्निक को देखेगा HC वर्मा साहब को पीछे छोड़ दीजिएगा। मैं जानता हूं ये दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के राइटर हैं, बेस्ट क्वालिटी के शिक्षक हैं, दुनिया में फिजिक्स में सर्वोपरि हैं, लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं आप मेरा तरीका फॉलो करके देखिएगा। शायद ये तो नहीं कहूँगा कि इनसे बेटर होगा, लेकिन 19 नहीं होगा दोस्त। 3 वेक्टर्स हैं OA, बिल्कुल इत्मीनान से देखें। OB इधर को जा रहा है, OC तीनों का परिमाण बराबर है, तो इसको भी मैं F कहूंगा, इसको भी मैं F कहूंगा, इसको भी मैं F कहूंगा। मेरा मन करे तो मैं इसको U कहूंगा, मेरा मन करे तो V कहूंगा, मेरा मन करे तो P कहूंगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, परिमाण बराबर है। ये एंगल प्रश्न में दे रखा है 30, ये एंगल प्रश्न में दे रखा है 60। हमसे कह रहा है OA प्लस OB माइनस OC। भैया माइनस OC का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन। देखिए, कल आप एक बात पूछ रहे थे सर, डायरेक्शन और एंगल में क्या अंतर है? बोथ है सेम। डायरेक्शन एंगल बोथ आर सेम। tan थीटा निकालते हो ना, जब डायरेक्शन निकालनी हो tan थीटा y/x। तो सुनो जरा, इसमें देखो OC को बाबू माइनस कर दिया है, तो OC को हमें उल्टा इधर खींच के लाना पड़ेगा। बिल्कुल, माइनस करने का मतलब मैंने बताया था वेक्टर को उल्टा करना। तो जो OC था वो उलट जाएगा, तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ से। इसका नाम वापस यहाँ OC हो जाएगा और इसका नाम भी फिलहाल F होगा। ये मेरा केवल x अक्ष था, ये मेरा y अक्ष था। मैंने कहा वेक्टर में घटक तोड़ना दुनिया के सर्वोत्तम तरीके हैं। बस क्वेश्चन पूरा हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA, OB एंड OC आर इक्वल। तो मैंने सबको कह दिया F। मुझे कह रहा है OA OB माइनस OC, तो जो OC उधर को गिवन था तो उसको माइनस किया तो ये उल्टा हो गया। ये तो मैंने मैनेज करने में सिखाया था। अब आगे कह रहा है इसकी डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन बताओ। तो ज़रा देखना, हमने कल कंपोनेंट ब्रेक करना सिखाया आपको। तो F का घटक इधर की तरफ मैं तोड़ता तो F cos 30, F cos 30 की वैल्यू एक ऊपर को जाता बेटे F sin 30। मैं तूफानी कर रहा हूं थोड़ा। देखिए, इस वेक्टर के घटक तोड़ दिए तो इस वेक्टर का अपना अस्तित्व खुद का खत्म हो गया, तो ये गया। घटक तोड़ने के बाद वो वेक्टर रह ही नहीं गए ना। इसके बाद देखो, ये भी एक वेक्टर F है, ये डिग्री 60 है, तो एक घटक इधर की तरफ टूटेगा F cos 60, लेकिन जो इधर की तरफ है तो दूसरा इधर को जाएगा F sin 60। तो इसकी कहानी खत्म हो गई।
जिस वेक्टर का घटक तोड़ते जाओ उसको वहां से हटाते जाओ। ये एंगल जो OC का था वो 45 था और ये भी परिमाण में F था, तो OC का एक घटक और इधर की तरफ टूटेगा F cos 45। बाबू सब लोगों को पता है cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। वही जो एंगल आ रहा है उसी की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, F cos 45 और नीचे की तरफ जो गया, हाँ इसका घटक एक नीचे को टूटेगा F sin 45। तो इसकी कहानी भी यहाँ से, जिसके घटक तोड़ दोगे उस वेक्टर का अपना खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसके घटक वहाँ काम करते हैं। अब सबको मैंने कितना बढ़िया बताया है, इधर जाने वाले सारे वेक्टर I, इधर जाने वाले -I, ऊपर जाने वाले J, नीचे जाने वाले -J, इधर को ऊपर जाने वाले प्लस के और इधर के अंदर को घुसने वाले माइनस के। तो फिलहाल ऊपर और अंदर वाले हैं ही नहीं है, तो जरा देखो इस वेक्टर के x घटक को, जिसको हम Fx कहते हैं, आप इसे सिग्मा x भी कह सकते हो टेक्निकली। सिग्मा x अक्ष के घटकों का योग, देखो ये सब इधर गए, F बाबू सब में है तो F हम सबका कॉमन ले लेते हैं। एक में 1/2, एक 1/√2 और एक √3/2, F कॉमन लेने के बाद। और सबको पता है कि इधर का वेक्टर I होता है। जब सिग्मा y करेंगे यानी y अक्ष के वेक्टर में, तो F तो दोनों में है लेकिन एक अंतर है, एक उधर को है एक इधर को है। जो ऊपर को है वो प्लस रहता है और दुई नीचे को है तो दोनों निगेटिव लिखे जाएंगे। भैया अभिषेक, मैंने बहुत प्रीमियम सी फीलिंग ला करके इस सवाल को बताने की कोशिश की थी। देखो ये J प्लस का है, ये दोनों J माइनस के हैं, तो इनको प्लस रखा, इनको दोनों को माइनस किया, बाहर J कर दिया। अब हमसे डायरेक्शन पूछा था, तुमको पता है कि एक वेक्टर I वाला इधर को होता है, परिणामी J वाला चाहे नीचे को हो चाहे ऊपर को भाड़ में जाए, लेकिन J को तो हम ऐसे मानते हैं। और जब दो वेक्टर खींचे उनकी कोई परिणामी की दिशा पूछेगा तो परिणामी की दिशा तो यही होगी, डायरेक्शन। ये रहा परिणामी की दिशा निकालने के लिए tan थीटा सदैव सिग्मा y/σx, सिग्मा y/σx। y हाँ हमेशा परपेंडिकुलर अपान बेस। अगर आपको ये थीटा चाहिए तो लंब बटे आधार, तो लंब तो मेरा y अक्ष का हो गया, आधार मेरा x अक्ष का हो गया। y अक्ष का वेक्टर ये है, x अक्ष का वेक्टर ये है। जब आप जिनको भाग दोगे तो ये कट जाएंगे, i जैसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा आंसर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/√2 माइनस का √3/2 अपान 1/2 प्लस 1/√2 और प्लस का √3/2। उम्मीद करता हूँ एलसीएम ले लेंगे और फाइनल आंसर एक लाइन में आप लिख करके वही दे देंगे जो मैं लिखने वाला हूँ। देखो ऊपर भी 2√2 और नीचे भी 2√2 एलसीएम दिख रहा होगा बाबू अभिषेक। 2√2 एलसीएम दिखा तो यहाँ बचेगा बाबू √2। 2√2 एलसीएम है ना, 2√2, तो यहाँ √2 चला गया, यहाँ माइनस का 2 चला गया, यहाँ 2 गया तो माइनस का √2 यानी √6 हो जाएगा अपान 2√2। यहाँ भी एलसीएम है तो यहाँ बचेगा √2। 2√2 में √2 निकल जाए तो प्लस का 2 और 2 निकल गया तो 2 निकल गया तो √6। मेरे ख्याल से आपका आंसर मैच, जी हाँ उसी फॉर्मेट में लिख दिया गया है। उसमें अब √2 को कॉमन ले लिया गया ऊपर नीचे, तो √2 भी कॉमन लेके कट जाएगा। √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ √2 आएगा, यहाँ √3 रहेगा देखो, और यहाँ भी √2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ √2 आएगा, यहाँ √3 हो जाएगा। तो मैच तो है। एक और √2 दोनों में कॉमन है ना, ऊपर भी नीचे भी। √2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो √2 कॉमन लेने से यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ माइनस का √2 बच जाएगा, यहाँ माइनस का √3 बच जाएगा। नीचे जाते हैं √2 कॉमन करते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस का √2 बच जाएगा, यहाँ √3 बच जाएगा। योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आज एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो फिर बताइएगा, फिर एक कोशिश करूँगा। एग्जाम्पल इसके अलावा सारे मैंने बता दिए, कोई एग्जाम्पल छोड़ा नहीं है। अब भाई हनी हमारे आ रहे हैं, हनी के एग्जाम्पल्स ख़त्म हो चुके हैं, ये सीधे एक्सरसाइज में जा चुका है। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, ये हमारे क्लास 11th और 12th का हमारा बहुत प्रिय विद्यार्थी है। इससे ज़्यादा लात शायद ही किसी ने खाई हो, और सबको पता होगा ये हमारा सगा भांजा भी है। ये हनी मामा होने के नाते इसको मैंने बहुत कसा है, दिल लगा के तबीयत से कसता हूँ और आगे भी कसूँगा। परिणाम इसका उसी तरह से आता है। बहुत शार्प माइंड है, दिमाग को भी तेज़ी से लगाता है, लेकिन ये पबजी खेलने का बड़ा शौकीन है। पबजी के साथ साथ ये फ्री फायर भी खेलता है,
जिस दिन मैं वापस आया बेटा तेरा फ्री फायर और पबजी दोनों बंद करा दूंगा हमेशा के लिए। या तो फ्री फायर खेलेगा, या तो पबजी खेलेगा, या तो किताब उठा लेगा। तीनों में से एक ही काम अब तेरे पास विकल्प में रह जाएगा, याद रखना। हाँ, उतना मार दूंगा कि ज़िंदगी में मम्मी ने तेरी ना मारा होगा तेरे को। चल भैया, हमारा सेक्शन शुरू हो रहा है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सेक्शन से। ऑब्जेक्टिव 1, तो ऑब्जेक्टिव 1 में एक सवाल उठाया गया, बड़ी कॉमन सेंस लगाने वाली चीज़ है, लेकिन आज इसका मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव 1 सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है विच ऑफ द सेट गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग इज 0। मैं तीनों ऑप्शन लिखता हूं पहले, 2, 4, 8। क्वेश्चन नंबर बी के लिए 4, 8, 16। क्वेश्चन नंबर सी के लिए 1, 2, 1 और इसका ऑप्शन नंबर डी है 0.5, 1। यसी वर्मा साहब ने गागर में सागर भरा है दोस्त, बस पहचानने की जरूरत है। कह रहा है विच ऑफ द 1 सेट, ये 4 सेट मौजूद हैं, इन सेट में से कौन सा सेट में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर एडिंग टू 0। इनमें से किस्मा कौन सा सेट तीनों वेक्टर्स को जोड़ने पर उनका परिणामी शून्य देता है, उनका परिणामी शून्य देता है। देखो, परिणामी शून्य तभी बनेगा जब एक ट्रायंगल बनेगा। ध्यान रखिएगा, हमने बहुत बार बताया है किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई तीनों भुजाओं का वेक्टर योग शून्य होता है हमेशा। तो अगर त्रिभुज बन पाया तो 0 होगा, और त्रिभुज नहीं बन पाया तो 0 कभी नहीं होगा। और त्रिभुज बनने की शर्त कक्षा 7 या 8 में हमको बताई गई थी, मुझे तब से याद है आज तक, क्योंकि रियल में जो क्लास 10 तक मुझे पढ़ाते थे वो बहुत बड़े शिक्षक थे। सदैव शायद पूरे जीवन में मेरे पास अगर कोई ज्ञान है तो क्लास 10 तक पढ़ाए हुए शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान था। तो उन्होंने हमें याद है कक्षा 7 में या 8 में हमें बताया था कि त्रिभुज बनने का नियम क्या होता है। त्रिभुज बनने के लिए एक शर्त बताई थी, 2 छोटी भुजाओं का योग, जैसे तीनों भुजाएं हुई है, अरे मैग्नीट्यूड हुए तो तीनों वेक्टर भुजाएं हुए, 2 छोटी भुजाओं का योग सदैव बड़े वाले से ज़्यादा या बड़े वाले के बराबर है तो ही त्रिभुज बनेगा, नहीं त्रिभुज ही नहीं बनेगा। ये शर्त होती है। कभी किसी 3 संख्याओं को लीजिए, उसमें से 2 छोटी संख्याओं का योग अगर सबसे बड़ी भुजा के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो ही त्रिभुज बनेगा, नहीं आप ले लो 2, 4, 8 3 भुजाएं ले लो, कभी त्रिभुज बना ही नहीं पाओगे इससे। देखो 2 और 4 का योग इसके छोटा हो गया, यानी त्रिभुज बनना संभव ही नहीं है। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो परिणामी शून्य आने का शर्त ही नहीं है। 6, 4, 10, 16 से कम पड़ गया, ये भी ट्रायंगल नहीं बनाएगा। 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के योग के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। देखिए 1 और 1 2 छोटी हैं, इनका योग 2 के बराबर है, यानी ये पक्का बना देगा, ये ट्रायंगल बना देगा। और यह भी ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, यानी ये कट गया, ये कट गया, ये सही हो गया। तो यहाँ क्या है, यहाँ साइंटिफिक थॉट है कि किसी 3 वेक्टर का वेक्टर योग शून्य तभी हो सकता है जब वो त्रिभुज बनाए। त्रिभुज बनाने के लिए हेड, टेल, और तुमको मैंने बहुत बार बताया है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, षष्ठभुज के क्रम से ली गई भुजाओं का वेक्टर योग सदैव शून्य होता है। ये फिजिक्स की थ्योरी कहती है और प्रूफ भी कर सकता हूँ सेकेंड्स में। ये था क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2। एक और बढ़िया सवाल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 5। यसी वर्मा साहब ने ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छे सवाल, प्रीमियम रेंज के सवालों को इकट्ठा किया है। ऑब्जेक्टिव 5, ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। ए वेक्टर एक है ए, वो वर्टिकली अपवर्ड्स है, वर्टिकली अपवर्ड्स। देखिए भैया, वर्टिकली अपवर्ड्स यानी ये, इसका नाम वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए को मैं वेक्टर के कहूँगा, के कैप। वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली अपवर्ड्स यानी के कैप, ये आप जाना के कैप होता है। और वेक्टर बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, वेक्टर बी टूवर्ड्स नॉर्थ। ए भैया ऊपर जाए तो वेक्टर के यानी जेड एच, अंदरवा घुस जाए तो माइनस के, इधर जाए तो आई, इधर जाए तो माइनस आई, ऊपर जाए तो प्लस जे, नीचे जाए तो माइनस जे। तो नॉर्थ की डायरेक्शन है तो उसका नाम वेक्टर बी हो गया है।
नॉर्थ में जे लिखा जाएगा क्योंकि x अक्ष का i वेक्टर, y अक्ष का j वेक्टर, x के नेगेटिव का माइनस i, y के नेगेटिव का माइनस j, z के पॉजिटिव का k, z के भीतर घुस जाओ तो माइनस k। उसने कहा है a क्रॉस b की डायरेक्शन बहुत बड़ा सुअर है तू, a क्रॉस b मुझे चाहिए, मतलब मोटी मोटी बात करें तो k क्रॉस j चाहिए। और तुझे ही सुअर कहीं के फिजिक्स में पढ़ाया है राइट हैंड सिस्टम फॉलो करना। जब क्रॉस प्रोडक्ट जाते हो, जब आई क्रॉस जे करते हो तो के मिलता है, सीक्वेंस होता है ना आई जे और के का। जब आई क्रॉस जे करते हो तो के मिलता है, जे क्रॉस आई करते हो तो जे क्रॉस आई क्रॉस जे करते हो तो के मिलता है, जे क्रॉस के करते हो, जे क्रॉस के करते हो तो आई आता है, और के क्रॉस आई करते हो तो जे होता है। ये के क्रॉस जे है। देख इसमें उलट जाना, अगर जे क्रॉस के होता तो आई होता, लेकिन ये के क्रॉस जे हो गया है तो ये माइनस आई होगा। पता तो इतना होगा ना फिजिक्स में, सीक्वेंस बदल जाता है तो माइनस हो जाता है। तो अगर आई क्रॉस जे को के कहते हो, जे क्रॉस के को आई कहते हो, के क्रॉस आई को जे कहते हो, तनको इनका सीक्वेंस अगल बगल हुआ उल्टा। आई क्रॉस जे था तो के था, अगर कहीं जे क्रॉस आई होता तो माइनस के हो जाता। लेकिन हमारा मैचिंग जो है वो के क्रॉस जे यानी इस वाले का है, इसका सीक्वेंस बदलना पड़ेगा, यानी के क्रॉस जे तो ये माइनस का आई हो जाएगा। तो गधे इधर की तरफ ईस्ट होता है, इधर की तरफ वेस्ट होता है, और ये जो ईस्ट का अपोजिट है वही तो माइनस आई है। तो माइनस आई क्या बता रहा है, दिस इज द वेस्ट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन होगा आपके पास, पांचवें का पहला ऑप्शन है अलोंग वेस्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। टू द पॉइंट, अगर आपका कोई कंसेप्ट कहीं कमज़ोर है, आप उसे मिस कर रहे हो, हैसी वर्मा साहब को नहीं छू पाओगे, याद रखना, वो वहीं तुमको लटका देंगे खट्टे से। चलिए ऑब्जेक्टिव सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव 2 शुरू हो रहे हैं। एक एक पेज मैंने आपको भेज दिया है, ऑब्जेक्टिव 2 शुरू हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 2 सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 करा, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, एक का नाम ए है, मैंने कह दिया 3 है, और दूसरे का नाम बी है, मैंने कह दिया 4 है। अपनी मर्जी का ले लिया यार, ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करना है, इनका कोई गुणधर्म नहीं होता है, कंसेप्ट होता है, जुगाड़ होता है। लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी ऑफ 120 डिग्री। दो वेक्टर ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल 120 है, नॉन जीरो है, यानी ए का मान 3 और बी का मान 4, यानी ए और बी दोनों जीरो नहीं होंगे, बाकी कुछ भी होंगे। कह रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट सी है, ए और बी के रिजल्टेंट को सी नाम दे दिया। तो सी की वैल्यू जरा थोड़ा सा फार्मूले में डाल के कैलकुलेट करो, तुम्हें आंसर के साथ सेटिस्फैक्शन दिखा दें। 3 3 9, 4 4 16 प्लस 2 3 4 का से 120 माइनस 1/2 कट गया। 4 3 12, 16 9 25, 25 में 12 निकल गया, माइनस और प्लस का 13, अरे माइनस का 12 रहेगा ना 13, और 13 को करीब करीब अगर रूट से निकालते हो कैलकुलेट करके तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग। आप सुनो, ऑप्शन हमारे पास लिखा है, हाँ जो सी आया वो 3 दशमलव कुछ आया है। तो कह रहे सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी मॉडल। सी में 2 ऑप्शन सेम लिखे हैं, अच्छा इक्वल टू लिखा है, गलत बात है। पहला ऑप्शन पढ़ो, जो सी की वैल्यू आई है वो 3 दशमलव कुछ आएगी। कह रहा है सी मस्ट बी इक्वल टू मॉडलस ऑफ ए माइनस बी। भैया ए माइनस बी का जब मॉडलस ए माइनस बी करते तो 3 माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस का 1, और मॉडलस में जब माइनस का 1 आता तो प्लस का 1 हो जाता। तो जो तुम्हारा सी आया है क्या 1 के बराबर आया है, तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, सी मस्ट बी लेस देन मॉडलस ऑफ ए माइनस बी, सी मस्ट बी लेस देन मॉडलस ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी के मॉडलस से लेस है, सी मस्ट बी ग्रेटर देन मॉडलस ऑफ ए माइनस सी। इज द सी आंसर इज द करेक्ट। चेक करो, तीसरे का सी इज द करेक्ट। सी की वैल्यू ए और बी के मॉडलस माइनस वाले मॉडलस, ए और बी का जरा मॉडलस माइनस करो तो उससे बड़ी है ना, सी का आंसर सी होना चाहिए। तीसरे का आंसर सी, थर्ड का सी, ऑब्जेक्टिव का सी, 3 का सी, बिल्कुल दिस इज द करेक्ट। ऑब्जेक्टिव 2 तीसरे का सी। अब ये तो देखिए, अब ऐसा ऑब्जेक्टिव सवाल था, अपना भेजा लगाना है, वो तो बाकी प्रिंसिपल तुमको मैंने सिखा रखे हैं। चलिए ये ऑब्जेक्टिव सेगमेंट हो गया ख़त्म। अब शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज। बस इत्मीनान से करिए, मैं एक एक सवाल को गहराई में उतर जाऊंगा उसके जड़ में,
और तब भी अगर नहीं समझ पाए दोस्त तो फिर लानत है तुम पर फिजिक्स पढ़ने की। हाँ, अच्छे से मैंने फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ाया है। अब उसी चैप्टर को जितना मैंने तुमको 2 या 3 लेक्चर में एग्जाम्पल्स भी कराए हैं, चैप्टर की थ्योरी भी पूरी पढ़ाई है, हमें लगता है 5वां दिन आते आते बच्चे FSC वर्मा का चैप्टर 1 A to Z फिनिश कर सकते हैं। एक एक लाइन, एक एक सवाल करवा सकता हूँ मैं। नहीं तो ये महीना भर पढ़ाता था दोस्त मैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, देश के कोने कोने में जाता था तो हर कोने कोने का जो डायरेक्टर होता था मुझको एक ही चीज़ कहता था, गुरुजी ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला जो ये चैप्टर है इसे आप 1 महीने पढ़ाइएगा। चलिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए 1 महीने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 दिन का मामला है। कहीं पढ़ोगे तो 1 महीने 15 दिन चलेगा ये। रेफर टू फिगर 2.E1 एक्सरसाइज का 5वां सवाल शुरू कर रहा हूँ। देखना हर बच्चे का ये क्वेश्चन है, जितने बच्चे क्लास में सबका सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। क्या बात है, सवालों का राजा है। एक कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2 मीटर और ये एंगल दिखाया जा रहा है 30 डिग्री। एक कोई और वेक्टर है पोजीशन D पर लगा हुआ है, नीचे भगा जा रहा है और इसको बताया जा रहा है 1 मीटर। कोई एक और वेक्टर है पॉइंट पोजीशन B पर लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है 1.5 मीटर और ये एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड x and y कंपोनेंट, द एंगल विद द x एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ OA OB OC। उसको तो गोली मार दो, पहले तो मैग्नीट्यूड चाहिए, इन तीनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसी में तुमको खेल दिखाता हूँ। वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ने का इतना पुराना इतिहास है दोस्त कि अगर साइंस समझ नहीं है तो आप ये काम करिए। तो इस वेक्टर का घटक जब टूटेगा भैया हनी, तो 2 cos 30 इधर की तरफ √3/2 2 cos 30 वेक्टर घटक तोड़ना। इधर को जा रहा है तो तुरंत आप इसमें I लिख दीजिए, और एक दूसरा 2 sin 30 टूटेगा तो 1/2, तो इसमें J लिख दीजिए। ये बढ़िया सुंदर है। नीचे को जा रहा है तो एक J हो जाएगा, लेकिन माइनस का नीचे को चला गया ना। उसी प्रकार इस वेक्टर के भी घटक तोड़िए। देखिए, जब घटक टूट जाता है तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है जिसको आप लेके चले थे। इसके घटक टूट गए तो उसकी कहानी खत्म। उसी प्रकार इसका घटक टूटेंगे। इसकी वैल्यू 1.5 है, इसकी वैल्यू 1.5 है, मैग्नीट्यूड इसका 1.5 है, तो इसके 2 घटक टूटेंगे। 1.5 cos 60 इधर को जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, और ऊपर को जाएगा 1.5 sin 60। जी हाँ, इसका कार्यक्रम खत्म हो गया। जिसका घटक तोड़ दो उसकी कहानी खत्म। अब आप अपनी पिक्चर को देखो, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, पहले इसे एक कंपोजिट वेक्टर यानी परिणामी वेक्टर के रूप में इसे लिखें। जो ऊपर को जाते हैं प्लस का J, जो नीचे को जाते हैं माइनस का J, जो इधर को जाते हैं प्लस का I, जो इधर को आते हैं माइनस का I। पढ़े लिखे आदमी हो, टोपा तो नहीं हो। उधर वाले सब जोड़ लो, इधर वाले सब घटा लो, दिक्कत नहीं है। देखो जरा इनको, I वालों का पहले हिसाब करो। √3I माइनस 0.75I। तो एक काम करो, I पीछे यहाँ रख दो सीधा, इसको प्लस इसको माइनस, और J वालों का हिसाब देखो तो I वाले तो ख़त्म, J वालों का देखो, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इनको इनसे काट दो तो यहाँ 1 प्लस का, वो ऊपर चढ़ रहा है 0.75 इंटू √3 प्लस का, और उसके पीछे एक ये माइनस का 1, यहाँ लिख दो J। अब परिणामी चाहिए, आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर I का स्क्वायर, अब इसमें तो +-1 कट ही जाएगा, तो फलाने का स्क्वायर, भाई I J 2 ही डायरेक्शन में होगा। परिणामी निकालने के लिए अंडर रूट I का, भाई मॉडुलस निकालना ना, मॉडुलस, तो अंडर रूट I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर। चलो, √3 माइनस 0.75 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ बचा है 0.75 इंटू √3,
इसका होल स्क्वायर। अब आदेशित करे दे रहा हूँ बाबू, इनका होल स्क्वायर खोल लेना, जोड़ और घटा लेना, दशमलव में वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि एस.सी. वर्मा साहब भी एक कमज़ोर आदमी नहीं है, यही एनसीईआरटी के पिताजी हैं। हाँ, कभी कभी ऐसे घटिया कैलकुलेशन दशमलव वाले पकड़ा देते हैं, आपको कर लेना है। तो ये रहा इनका परिणामी, यानी ये पहला प्रश्न पूछा गया था, फाइंड द मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट। एक्स वाई कंपोनेंट, तो ये रहा आपका एक्स कंपोनेंट, ये रहा मेरा वाई कंपोनेंट। तो अगर हमसे कोई कहता है व्हाट इज़ द एक्स कंपोनेंट, तो आप बताएंगे एक्स कंपोनेंट इसका √3 माइनस, जाके चेक कर लीजिए, 0.75। अगर हमसे कोई पूछता वाई कंपोनेंट, तो तड़ से बता देता 0.75 इंटू √3, तो बी वाले पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, ए वाला पार्ट यूँ आ गया, बी वाला पार्ट, भाई एक्स अक्ष को आई को एक्स का कंपोनेंट, जे को वाई का कंपोनेंट कहते हैं। और एक तीसरा सवाल है, वो कह रहा है वो रिजल्टेंट एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो रिजल्टेंट भैया अभिषेक हनी tan थीटा बराबर सदैव y/x होता है। ये रहा मेरा y और ये नीचे बैठा आपका x। आपके हवाले इस आंसर को इसी फॉर्म में करता हूँ, बाकी और ज़्यादा कलाकारी की गई हो तो आंसर देख लेता हूँ फिर बताता हूँ। 5वां क्वेश्चन, हाँ ऐसे गंदगी मचाई है तो आप इसको हल कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। तो कैलकुलेटर ले लीजिएगा, उससे निकाल लीजिएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। इसका परिणामी निकालने के लिए कैलकुलेटर ले लीजिएगा, निकालिएगा, दशमलव में आ रहे हैं, इनको दशमलव में हल कर लीजिएगा 0.98 आएगा, इनको दशमलव में हल कर लीजिएगा 1.3 आएगा। इनको सब कैलकुलेटर से मार मार के निपटा देना, आंसर जरूर मैच करा लेना, मैच ना हो तो हमें ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये हमारा अनुभव है, अपने हिसाब से मैं इसे हैंडल कर रहा हूँ, आप इस किताब को हमारे हिसाब से करिए। आपको मैं उस तरीके से थिंक करना सिखा दूंगा जो फिजिक्स में रियल थिंकर्स होते हैं, और वही तुमको आगे तक पहुंचा देंगे दोस्त। ये वही किताब है जो बस लगाने से बच्चा अपने आप आगे रिलीज कर जाता है। चलिए अगला सवाल, क्या सवाल है, बहुतों का सवाल है, सवालों का सवाल है, राजा सवाल है। बोल रहा है एक कैरम बोर्ड 4x4 फीट, खूब बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा। आजकल तो सब लोग खाली हैं, खूब कैरम खेल रहे हैं। एक कैरम बोर्ड है वो 4x4 फीट का है, यानी 4 फीट की ये साइड और 4 फीट की ये साइड। एक कैरम बोर्ड आप 4x4 स्क्वायर हैज ए क्वीन एट द सेंटर। रानी जो गुलाबी कलर की होती है, पिंक होती है, क्या रानी, हम ज़्यादा खेले वेले नहीं हैं, रानी बैठी है सेंटर पर। द क्वीन hit by the striker move to front edge, rebounding and goes into hole behind the striker from the center of edge. Behind the striker, find the magnitude of the displacement of the queen from the center to front edge, from the front edge to hole, फ्रॉम द सेंटर टू होल। आप इस सवाल को जानते हो, समस्या क्या है? अभी हमारे बच्चे क्योंकि हिंदी में खूब बढ़िया है, अपनी हिंदी में होता तो भी मार दिया होता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सही बात यह है कि सवाल को आप पढ़ के समझ नहीं पाए। मैं समझाता हूँ। बोला एक क्वीन जो है वो सेंटर में बैठी है, इसको स्ट्राइकर से ऐसा मारा है कि सामने वाली लाइन पर टकराई है बोर्ड पर, और उसके अपोजिट इन जो यहाँ छेद होता है ना, इसी छेद में आके घुस गई है। तो आप बताओ, क्या आप जो लोग कैरम खेलते हैं बताएं, क्या स्ट्राइकर को यहाँ रख के आप ऐसे सीधा मारेंगे तो ये यहाँ घुस जाएगी आके? ज़िंदगी में कभी नहीं घुसेगी। आपको स्ट्राइकर को ऐसे थोड़ा तिरछा करके मारना है, यहाँ हिट करेगी, और जितने डिग्री पर ये हिट करेगी उतने ही डिग्री से यहाँ आते हुए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ना यहाँ, ये आके यहाँ घुस जाएगी। डेफिनेट सी बात है। आपको स्ट्राइकर थोड़ा ऐसे तिरछा करके मारना है तो ये जाएगी इस पॉइंट पर, यहाँ हिट करेगी, हिट करके सीधे आके यहाँ घुस जाएगी। अगर आप देखें, जो लोग कैरम खेलते होंगे देखे होंगे, अगर गलत डायरेक्शन में जरा सा इसको मार दिया तो फिर वो यहाँ नहीं जा रही है, या इसको आके घुसाना है। हमसे पूछा है 3 प्रश्न। पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू फ्रंट एज। सेंटर से फ्रंट एज का ये पोजीशन पूछा, इसका नाम ओ दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं। एक तो यही डिस्टेंस पूछी है। दूसरा
फ्रॉम फ्रंट एज टू होल, फ्रंट एज से होल तक की डिस्टेंस यानी ये भी पूछी है। फ्रॉम सेंटर टू होल ये भी पूछा है, ये तो तुरंत ही निकल जाएगा। सेंटर से होल ये तो तीसरा आंसर तो देखते ही पता चल रहा है आ गया है। अब अगर बाबू ये सेंटर है तो ये पूरी 4 फीट थी तो ये 2 फीट होगी। सेंटर है अगर ये तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन डाली तो यही 2 होगी। एक आंसर हुआ तो पहले में जाके देख लो 2√2। देखो जरा तीसरा आंसर एक बार चेक करो, किताब खोलो, तीसरा आंसर चेक करो। हमें लगता है सवाल अरे यार ये तो ऐसे लग गए, हम तो शुरू कर रहे थे अभी, हम तो इस सवाल का मौसम में बना रहे थे तब तक आ गया। ये इसी का नाम फिजिक्स है और इस पर मैं कभी आश्चर्य नहीं करता। अब देखिए सवाल के में प्लानिंग करने में लगा था तब तक एक आंसर आ गया। चेक कर लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं है। कौन सा था? 8वां 2√2। इसका सी वाला पार्ट पहले ही आ गया 2√2। ये 2 है, ये 2 है तो ये 2√2 होना ही है। एक आंसर आ गया। लेकिन भैया कई एंगल से कहाँ ही जाके टकराया है यही हमके नहीं मालूम। जब मालूम हो जाए तब बता दे। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं तो आप इस बात से यकीन करिएगा कि जितने एंगल पर ये अभिलंबोत से टकराई है उतने ही एंगल पर रिबाउंड होगी, क्योंकि जब आप कैरम खेलते हो तो कैरम में जितने भी कोलिजन होते हैं उसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माना जाता है। हालांकि कोलिजन की थ्योरी जब न्यूटन द्वारा मोशन पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। तो ये गया यहाँ हिट करता है, रिबाउंड होकर यहाँ पहुँचता है, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अब एक झमेला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 2 है, मुझे पक्का पता है, लेकिन ये कहाँ टकराई है ये पता नहीं, तो इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो इसे हम सिंपली x कह देते हैं। हाँ अब जब हमको नहीं पता ना कहाँ टकराई है तो इस डिस्टेंस का भी पता नहीं, तो मुझे इसे x कहना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 - x हो जाएगी। देखिए विज्ञान को चाहिए गणित का साथ और तब बनेंगे आप हीरो। ये पूरी 2 - x ये सुनते और समझते रहिएगा। खेल बहुत उम्दा है, निराला वाला खेल, बढ़िया वाला, क्वालिटी वाला खेल। जितनी साइंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखिए 2 - x यहाँ तक नहीं है। अगर इसको x का है तो ये पूरा 2 - x है, जो कंफ्यूज हो रहे हो। तो अगर ये 2 - x है तो ये भी 2 - x है। ये थीटा था तो ये थीटा था ही। लगा दो भैया, जब तक x नहीं मिलेगा दोस्त। 2 मिनट में आया, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। तो आपके लिए एक प्रेजेंस हम यहाँ रखेंगे, तो ले आइए tan थीटा। कितना खूबसूरत है, x अपान दिस इज द बेस। अगर ये मिड पॉइंट था तो यहाँ से ऐसे जाकर के ऊंचा 2 था कि नहीं, तो x/2। एक और बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है जहाँ से मैं सिनेरियो बनाना चाह रहा था। ये देखो, ये इसे बड़ा भारी। इसमें देखो फिर एक बार tan थीटा लगाओ, एक बार tan थीटा यहाँ लगा तो लंब बटे आधार, एक बार tan थीटा यहाँ लगाए तो लंब बटे आधार। ए भैया 2 - x/4। मेरे पास 2 समीकरण यहाँ तैयार हैं, दोनों को बराबर बराबर कर देता हूँ मैं। तो दिस इज द x/2 इज इक्वल टू 2 - x/4। बिल्कुल फैक्चुअल है, टू द पॉइंट है, टू द कंसेप्ट है। अब x की वैल्यू निकालने आएंगे। 2x इज इक्वल टू 2 - x, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द x। अब मैं राजा हूँ, मुझे ये चाहिए तो कितनी देर लगेगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो ये तुम्हें मिल गया है, ये तुम्हें पता है, पाइथागोरस जिंदाबाद है। अब इसी पिक्चर में लगा देता हूँ, मेरी तो हैबिट है साइंस को साइंटिफिक बनाने की। ये x मुझे मिल गया है, ये मुझे पता है। अब पाइथागोरस से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट पार्ट यानी a का आंसर होगा। 2/3 का स्क्वायर माने 4/9 प्लस 2 × 2 = 4, 36 × 4 = 40। आप जाके देख लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप निराश नहीं होंगे।
मुझे तो एक बार ये भी पता लगाना था, और ये भी तो पता लग ही गया है, क्योंकि ये 2 - x है, ये 4 है। तो अगर जिस दिन आपको AC चाहिए हो तो AC की वैल्यू अंडर रूट के अंदर, हनी अंडर रूट के अंदर जाइएगा, ये AC है तो ये लंब है, ये आधार है। लंब मेरा 2 - x था बाबू, और ये बाबू 4 है पूरा, तो 4 का स्क्वायर 16। x की वैल्यू मैं पाया हूँ, x की वैल्यू को यहाँ से सजा देना, कैलकुलेशन करना। रिजल्ट नहीं आया तो मैं फिर से खड़ा हूँ आपके साथ, डेफिनेटली खड़ा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी 2 मिनट ये लगता है कीर्ति है क्या बाहर? कौन है? कीर्ति हो क्या तुम? बाहर कौन है? बाहर कौन आया है? अच्छा कीर्ति हो तुम। 2 मिनट बिता, बस इसको मैं रोकूं। उम्मीद करता हूँ ये कैरम बोर्ड एक्यूरेसी के साथ क्लियर होगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी मैथ को फॉलो करके फिजिक्स का एक क्वेश्चन लग रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो अपने लेवल का, अपने नहीं मेरे लेवल का, छोड़ो इसको, बेकार की बात। सवाल जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो सवाल बेसिकली इतना था। चलिए आगे सवाल है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इत्मीनान से एक सवाल को आप 30 से 35 सेकंड में ख़त्म कर सकते हो। 2-2 लाइन में सवाल फिनिश करने का। जो किताबें, जो राइटर्स एक पेज में सवाल लगाएंगे वो सब 3-5 लाइन में फिनिश हो, पिक्चर में ख़त्म हो जाएगा। यार बात ख़त्म करो भाई। हमारे आकाश हैं, आकाश ने क्वेश्चन नंबर 9 की डिमांड करी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 तो कॉमन था सभी का, कैरम बोर्ड वाला, और 9 की डिमांड हुई है। कर ए मस्कीटो नेट, अबे मच्छरदानी यार, मच्छरदानी जानते हो? ए मस्कीटो नेट ओवर ए 7 फीट 4 फीट एंड 3 फीट हाइट। ए भैया मच्छर का एक जो नेट है, मच्छरदानी देखे हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो मतलब घनाकार होगा। वो घनाकार बोले तो घनाभ के आकार की होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। मच्छरदानी ऐसी लगती है, मच्छरदानी लगाई है ना बेड में, डबल बेड की मच्छरदानी है यार। 7 फीट लंबा बेड है, 4 फीट चौड़ा है और 3 फीट ऊंचा है। बाहर तो नहीं चला गया? 3 फीट ऊंचा है, थोड़ा पीछे हो जाऊंगा अपने। 3 फीट हाइट का है। सवाल पूछा है, एक मच्छर किसी एक कोने से घुस गया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मस्कीटो एंटर द नेट एट द वन कॉर्नर, इट फ्लाई एंड सिट एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। सारे बच्चों की एक समस्या है अंग्रेजी से हिंदी जाना। इससे उड़ा और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर जाके बैठ गया। डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर जाके बैठ गया। मैं हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हे धर्मात्मा, कक्षा 10वीं में पढ़े रहे, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, अंडर रूट फलाने का स्क्वायर, ढिकाने का स्क्वायर, दहीमाने का स्क्वायर, 49, 16, 9, अंडर रूट 74। जाके मैच करा लो। फर्स्ट पार्ट इज फिनिश। सवाल इतना भौकाल बना के लिखा है कि बच्चों से पता नहीं साला क्या लिखा है, कहाँ जाएं। अभी अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ तो थोड़ी और कह रहा हूँ, बिलीव करो, मैं 15 दिन में तुम्हारी स्थितियों को 360 डिग्री घुमा दूंगा। आगे, द टेकिंग द होल एट ओरिजिन। होल को कह रहा है ओरिजिन, तो एक काम करो, इस डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। होल को ओरिजिन पर कर दो, 0 0 0 मूल बिंदु, होल एट ओरिजिन। द लेंथ ऑफ बेड इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के वेक्टर को y कहते हैं। विड्थ मेरी y एक्सिस में है, विड्थ जो मेरी y एक्सिस में इसको j कहते हैं, और जो हाइट है वो z एक्सिस में है, उसको तुम k कहते हो। राइट द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट चाहिए, तो आपको इसे वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो दिस इज द 7i 4j 3k लिखी जाएगी। और अगर इसके वेक्टर कंपोनेंट चाहिए तो x एक्सिस का 7, y एक्सिस का 4 और z एक्सिस का 3 होना चाहिए। आंसर विल बी मैच्ड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 9 इज फिनिश।
743 एंड दिस इज द 74। आकाश बाबू आपका सवाल है। हमारे बच्चे भी अंग्रेजी से लड़ाई कर रहे हैं। सवालों से बहुत लड़ाई नहीं हो रही है, बड़ी लड़ाई अंग्रेजी से पड़ी हुई है, सवालों से भी कोई लड़ाई नहीं है। चलो धीरे धीरे आप बिलीव रखिएगा, हम आपको अंग्रेजी का हिंदी में कन्वर्जन बहुत आसानी से देते रहेंगे, क्योंकि हम भी तो यूपी बोर्ड के ही थे। अंग्रेजी से हिंदी, देखिए अंग्रेजी वाला, हिंदी मीडियम वाला बच्चा अंग्रेजी को फुलफिल कर सकता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हिंदी नहीं पढ़ सकता है दोस्त, उसे केवल अंग्रेजी समझ में आएगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो भी सभी का सवाल है, ये भी आप समझने में नाकामयाब रहे हैं, बाकी हम आप तक पहुंचाते हैं इसकी सीन। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं है ये। ए पार्टिकल मूव ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है, गिवन स्ट्रेट लाइन में v वेलोसिटी से चला जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है हनी। ए पार्टिकल मूव इन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड v एट ए सर्टेन टाइम इट इज एट ए पॉइंट p, इट इज एट ए पॉइंट p ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ। o इज ए फिक्स पॉइंट, o को मैं ओरिजिन ही कह देता हूं, o इज ए फिक्स पॉइंट, so that vector OP cross by vector V independent of position P। वेक्टर OP और वेक्टर V का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट को रिजल्टेंट R कह दो, वो पॉइंट P पर डिपेंड नहीं करता है। तो जरा देखिएगा, वेक्टर OP के परिमाण को मैं R कह देता हूं थोड़ी देर के लिए, कुछ तो होगा ना, ये कुछ तो दूरी होगी ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ये एंगल थीटा है, तो वेक्टर OP क्रॉस V के बारे में बात करेंगे तो मैं कहूँगा R क्रॉस V वेक्टर, और R क्रॉस V वेक्टर को खोलूँगा तो कहूँगा मॉडुलस ऑफ R मॉडुलस ऑफ V साइन थीटा। जरा मेरी बात ध्यान से और गौर से सुनिए, अगर ये R है, ये थीटा है, तो ये वेक्टर R साइन थीटा हो जाएगा। इस वेक्टर को R साइन थीटा यानी P कह सकता हूँ, स्मॉल p परपेंडिकुलर लंब कह सकता हूँ। तो यहाँ से जो R साइन थीटा है, इसे वेक्टर V तो बनाए ही रखें मॉडुलस में, और इसको मैं P कह सकता हूँ मॉडुलस ऑफ P। अब देखिए जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आया है बाबू हनी, वो इस P के ऊपर कोई डिपेंडेंसी रखता ही नहीं, क्योंकि वो बस इस लंबवत दूरी से संबंध रखता है। देखिएगा ध्यान से, इस P पॉइंट को चाहे तुम यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, लेकिन जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किए हो तो आया है V क्रॉस वेक्टर P। तो तुम अगर ये सीधी रेखा में चलेगा तो P की वैल्यू सदैव R साइन थीटा रहेगी। यानी वो प्रश्न में कहना चाहता है कि इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बिंदु P की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। अब आप देखिए मेरे साथ, P को अगर तुम यहाँ ले जाते तो क्या ये R साइन थीटा की वैल्यू बदलती? कदापि नहीं, क्योंकि इसे सीधी रेखा में चलना है। बाउंड्री ये है कि सीधी रेखा में चलेगा तो कभी R साइन थीटा की वैल्यू बदल नहीं सकती, ये तो R ही रहेगा। अब इसको सीधा चलने दो तो हमेशा इसे सीधा चलेगा, R साइन थीटा, R साइन थीटा, R साइन थीटा। तो P की स्थिति पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये बताता है कि इनका जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है वो P पर निर्भर नहीं करता। यही था क्वेश्चन नंबर 17। सवाल को पढ़ें एक बार, मैं फिर से पढ़ता हूँ। ए पार्टिकल मूव इन ए गिवन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ए पार्टिकल मूव इन ए गिवन स्ट्रेट लाइन which with a constant speed v, with a constant speed v at a certain time it is at a point p, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पॉइंट p पर है, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, इसकी स्ट्रेट लाइन पाथ में o इज ए फिक्स पॉइंट, सो दैट वेक्टर OP क्रॉस बाई वेक्टर B इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। तो मैंने वेक्टर OP को R कह दिया थोड़ी देर के लिए, तो वेक्टर R क्रॉस V बनाया, तो R क्रॉस V में मॉड ऑफ R मॉड ऑफ V साइन थीटा। और हमने देखा जो R साइन थीटा की वैल्यू है वो P के बराबर है। और तुमको पता है जब तक ये सीधा लाइन में चलेगा तब तक P की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, है ना। यानी ये लंबवत दूरी नहीं बदलेगी। तो ये पॉइंट P चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वो पीछे हो, चाहे और ऐसे हो, चाहे जाए भवानी के सर्वपन्न, मतलब कुछ नहीं है। P की पोजीशन पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड नहीं करता है।
दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो फिनिश. क्वेश्चन नंबर 19 आल्सो ए गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. जितने सवाल भेजे गए हैं सभी सवालों को एक एक करके मैं अंजाम तक पहुंचा रहा हूं. 19 नंबर. गिव एन एग्जाम्पल फॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी बट ए इज नॉट इक्वल टू सी. हे धर्मात्मा, मैंने कह दिया ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, कह दिया थोड़ी देर के लिए, और कह रहा है फिर बी डॉट सी, बी डॉट सी. तो मैंने कह दिया ये मेरा सी है और ये मेरा अभी भी बी है. बी तो भैया दोनों का सेम है, लेकिन आप बताओ अगर ये दोनों एक दूसरे पर वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होते और सी और बी भी परपेंडिकुलर होते तो ए डॉट बी भी 0 आया होता. हनी अबे गधे वाले सवाल उठा लाते हो कहीं कभी तुम लोग. और सी डॉट बी भी 0 हुआ होता तो मैं प्रैक्टिकली कह सकता था ए डॉट बी बराबर सी डॉट बी या बी डॉट सी है. लेकिन एक शर्त है, बी तो बराबर ही है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि ए और सी बराबर ही रहे. अरे ए चाहे सारे इतना बड़ा हो चाहे बी इतना छोटा हो. हाँ, ए को तुम बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दें तो क्या ए डॉट बी 0 नहीं आएगा? अगर ये एंगल 90 है तो ए डॉट बी पक्का 0 है. अब सी चाहे इतना छोटा कर दो और लेकिन बी अगर उस पर लंब है तो बी डॉट सी भी 0 आएगा. तो आपस में दोनों बराबर हुए कि नहीं? और ये शर्त भी क्लियर हो गई कि ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू सी. तो यही क्वेश्चन में पूरा करना था. क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हो गया. गिव एन एग्जाम्पल. तो मेरा एग्जाम्पल मेरे डायग्राम में बना हुआ है, इसका इतने सोल्यूशन लिखना है और इससे बड़ा कोई सोल्यूशन लिखा ही नहीं जा सकता है. दैट्स ऑल. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन. अगेन सवाल नंबर 20. 19 के बाद 20 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग डेटा. ड्रॉ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8. फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. वेरीफाई द कर्व ड्रॉन फ्रॉम y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. सुनिए भैया, मेरा कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है. कह रहा है इस कर्व के लिए x के बिंदुओं को दिया गया है तो आप इसका ग्राफ खींचिए. जब आप ग्राफ खींच सकते हैं तो 2, 4, 6 पर इसकी टेंजेंट का स्लोप भी बताइए. तो चलिए भाई, हम लोग कक्षा 12 में मैथ में 2 चैप्टर पढ़े. वन इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल, अनदर इज द समाकलन का क्या, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग, जहां हमने आपको बहुत बढ़िया से ग्राफ खींचना सिखाया है. ग्राफ खींचने की दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक हमको गुरुजी ने कक्षा 9 में पढ़ाई थी. हम 9 में पढ़ते थे तब हमको बताया था हमारे गुरुजी ने. हमारे गुरुजी ने कहा था लेते जाओ लाते जाओ. अगर आज कोई बच्चा नया हो तो सुन लो मेरी बात, लेते जाओ लाते जाओ और दुनिया का हर ग्राफ बनाते जाओ. मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं, मैं कक्षा 9 में था तो 4-6 हाथ खाया था, लेकिन दुनिया के हर ग्राफ बनाना मैं सीख गया था. चाहे जो दे दीजिए उसी को बना दूंगा. गुरुजी ने कहा लेते जाओ लाते जाओ. तो यहाँ तो फिलहाल लेते जाने का मुद्दा नहीं, सिर्फ दिया हुआ है. उन्होंने कहा x को 1 लीजिए. x को जब आप 1 लेंगे तो आप देख के रखें यहाँ y 2 हो जाएगा. जब आप x को 2 लेंगे तो y ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा. देखो अपने आप दिखाई तो हुआ है वो. x को जब आप 3 लेंगे y 18 हो जाएगा. गुरुजी ने हमारे कहा बेटा 3 बिंदु मिल जाए तो जय जय श्री राम, आपका काम हो गया, तथास्तु बन गया है. अरे एक बार 0 0 ले लो यार, x को 0 लोगे तो y 0 होगा. वैसे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं x स्क्वायर बराबर y/2 ये एक पैराबोला है जो y अक्ष का पैराबोला है. प्यारे लीजिए, आपका डिज़ाइन रेडी है. x की वैल्यू 0 थी तो y 0. पैराबोला तो x की 2 घात y की सिंगल घात, और x की 2 y की सिंगल घात बताती है y अक्ष का पैराबोला है. x की वैल्यू 1 लेता मैं तो y 2 होता, यानी एक बिंदु ये होता 1,2. x को मैं 2 लेता तो y 8 होता. दिख रहा है? x को मैं 3 लेता कहीं जा कर के तो y बहुत तेज़ी से शार्पली ऊपर बढ़ता. तो 1,2, 2,8, 3,27,
18 नज़र नहीं आ रहे हैं? लीजिए ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ निकल गया, ग्राफ बन गया। फिर कह रहा है इसका dy बाई डी एक्स यानी स्लोप बताइए। तो तुमको टेंजेंट नॉर्मल कक्षा 10 में मैथ 11-12 में मैथ में पता था, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा। लो वो भी प्रूव हो गया। और dy बाई डी एक्स को ही क्लास 12th की मैथ्स में पढ़ाया जाता है, टेंजेंट टेन नॉर्मल स्पर्श रेखा विलंब। उसी में तो हमको बताया गया dy बाई डी एक्स ही टेन थीटा है जो 4x के बराबर है, वो भी प्रूव हो गया। अब कह रहा है फाइंड द स्लोप, स्लोप यानी dy बाई डी एक्स कब, जब x इज इक्वल टू 2 है। ए भैया x को 2 करोगे तो स्लोप 8 आएगा, x को 4 करोगे y स्लोप 16 आ जाएगा, x को 6 करोगे 24 आ जाएगा, x को 8 करोगे 32 आ जाएगा। मालिक इतना टोपा नहीं है आप यार। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, बस समापन की ओर है और 2-5 मिनट का काम है। मेरे ख्याल से करीब करीब 1 घंटे के वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। हाँ बिल्कुल करीब 55 मिनट। हाँ मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि 1 आवर पूरे लूँगा। 20 भी हो गया, इसी क्रम में 21। हनी आपका भी ये 21 नंबर सवाल है। मैं बताता हूँ, ये ऐसे झंडू बाम सवाल को ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। कह रहा है एक कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन x से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कह रहा है x की वैल्यू इफ़ द चेंज x फ्रॉम दिस टू दिस, तो y की वैल्यू में चेंज बताओ। तो मैं ज़्यादा इसमें भेजा नहीं लगाता हूँ। x को इन्होंने पहले कहा है कि π/3 रखिएगा, तो x को मैंने π/3 किया। फालतू का तमाम ड्रामा करके इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। π/3 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, ये y 1 हो गई। और जब वैल्यू बदल करके x की π/3 प्लस π/100 हो जाता है, तो साइन x की जगह पर तब वैल्यू रखनी है π/3 प्लस π/100। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चाहे आप देखिएगा, मेरा अभी कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने सवाल को मुझसे पूछा था, तो इसको मैंने निकाला था। यहाँ 300 LCM हो जाएगा, ये 100 यहाँ जाएगा, वो 3 वहाँ जाएगा, तो यहाँ 103 पाई। आपको दशमलव में ही कैलकुलेशन लाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से ही आपको देखनी पड़ेगी। इसको डिग्री में बनाकर कैलकुलेटर से निकालो, ये वैल्यू तुम्हें पता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, ये बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटी वैल्यू होगी न्यूमेरिकली, उसी का डिफरेंस निकाल लेना। मेरे ख्याल से आंसर 0.17 करके कुछ आ रहा था, चेक कर लेता हूँ। हाँ इसमें कोई कलाकारी मत करना, फालतू का ड्रामा नहीं करना। ये तो ऐसे सवाल एक दे दिया है उन्होंने 21, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 21 था 0.157। तो आप यहाँ से y2 निकालना, यहाँ से y1 निकालना, और डेल्टा y निकालने के लिए y2 में y1 घटा देना। ये वैल्यू कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना। आपके कैलकुलेटर में इस डिग्री का पहले रेडियन का डिग्री बना लेना, और कैलकुलेटर में डिग्री होंगी तो डिग्री को कैलकुलेट कर लेना और माइनस करके चेक कर लेना। अगर ये ना आए तो हमको ज़रूर बताना। वैसे आएगा, ना आने का कोई कारण ही नहीं है। अभी निकाला था हमने, ये था क्वेश्चन नंबर 21। एक अब देखिए यहाँ से जो 20 के बाद सवाल हो रहे हैं वो सब सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो बायो वाले बच्चे तो अब यहाँ से बाहर हो जाएं, कोई मतलब है नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सवालों को देख लें। एक सवाल और बचा है, बस सिंगल सवाल। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक करंट किसी RC सर्किट में करंट की इक्वेशन दे रखी है, I इज इक्वल टू I0 e⁻t/RC। हाँ इस चैप्टर का नाम भी तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आधे सवाल खत्म हो गए वेक्टर के सारे, अब मैथ शुरू कर दिया है। हाँ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू RC सर्किट इज गिवन बाई दिस I0 RC R and C are constant parameter. If the current I in the time, find the rate of change of current at t0. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, भैया आकाश, जब करंट में रेट पूछ दिया जाए तो एक टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मामला आता है। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आता होगा, e⁻t/CR। और क्योंकि इसको तुम सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक बार दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जा रहा है, तो -1/CR और आ जाएगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट किया गया तो इसमें टाइम बता रखे हैं कब कब, जब t इज इक्वल टू 0 है। तो t की जगह पर 0 रख डालो इसमें, पहला आंसर। t को 0 करोगे तो e⁻01 होता है, पहला आंसर आ गया होगा -I0/CR। I0/CR फर्स्ट आंसर है। इसी का बी पार्ट है, जब t की वैल्यू को RC रखना है, t की जगह पर RC रखो तो मेरा नया I/dt का जो वैल्यू आएगा वो I0 रहेगा। यहाँ t की जगह CR करो, CR काट दो, e⁻−1, -1 से यहाँ +1, और फिर ये माइनस बना रहेगा 1/CR। ये एक और आंसर हो गया, 1 रहेगा।
इसके बाद टी की जगह पर कितना ले आना है 10 CR। ओ यार बेकार की बात करते हो, 10 CR कर दो तो अगेन सी वाला जो आंसर होगा वो dt/di, ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा यार। -I0/CR तो पहले से ही है और टी की वैल्यू केवल इम्प्लीमेंट करना है 10 CR/CR। हालांकि अपने बच्चों को मैंने इस वाले फार्मूले का डेरिवेशन भी कराया था जब कैपेसिटर पढ़ाया था, तो यहाँ Q की जगह पर Q0 e⁻t/CR था। एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर इस फार्मूले का कभी एक कैपेसिटर रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे क्लास 12th में एक इसका मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, अगर कभी बताएंगे तो आप उसको इसका डेरिवेशन मैं भेज दूंगा। आज कहिए तो भेज दूंगा इसको। लीजिए एक अगला सवाल भी आपका हो गया। तो ये थे आज के सवाल, जो भी पूछे गए वो मैंने पूरे दिल से डिस्कस किए हैं। कोशिश की है कि आप निराश ना हो, और अभी एक दिन का समय आपके पास शेष है, बाकी बचे मैथ्स के ही मुश्किल सवाल हैं तो आप उन्हें लगा लेना। जो जो सवाल ना आए मेरे पास अवश्य भेज देना, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। रुक जाओ, एक भाई आकाश ने एक और सवाल छोटा सा छोड़ा है 31 नंबर, उसको भी निपटा दूँ। शायद यहाँ तक पहुँचे हैं नहीं पहुँचे हैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने 31 नंबर एक सवाल पूछा है, ड्यूटी मेरी है बताने की। ए मीटर स्केल, भैया 1 मीटर स्केल है, मतलब 1 मीटर की है, इज ग्रेजुएटेड इन एवरी मिलीमीटर। ए मिलीमीटर में पार्ट है, वो ग्रेजुएटेड माने मिलीमीटर के खंडों में बटी हुई है, ग्रेजुएटेड माने खंडों में बटी हुई है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी देयर इन ए लेंथ मेजरमेंट दिस स्केल। इस स्केल से मेजर करने में कितने सिग्निफिकेंट फिगर यानी कितने सार्थक अंकों की ज़रूरत होगी। तो सुनो, अगर मान लो हमने 1 ही मिलीमीटर नापा तो 1 मिलीमीटर की बात करेंगे तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा। तो घातों को तो आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हो। तो अगर 1 ही मिलीमीटर नापना हो तो हमारे पास, हमको पता है इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो 1 होगी। मान लो इसी स्केल से हमें 25 मिलीमीटर नापना होता, 25 मिलीमीटर, तो 25 मिलीमीटर नापने में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती? 2 होती। इसी 1 मीटर वाली स्केल से हमें मिलीमीटर्स में अगर 394 नापना होता तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 भी हो सकती थी। तुमको पता है 1000 जो है 4 अंकों की संख्या है, तो इसमें सार्थक अंक अधिकतम कितने हो सकते थे? 4। तो मेरे ख्याल से इसमें 1 भी सार्थक अंक हो सकता था, 2 सार्थक अंक भी हो सकते थे, 3 सार्थक अंक भी हो सकते थे और 4 सार्थक अंक भी हो सकते थे। प्रश्न में यही पूछा है कि 1 मीटर स्केल है, वो ग्रेजुएटेड है मिलीमीटर्स में, तो बताइए कितने सार्थक अंक हो सकते हैं। तो इसका आंसर चेक कर लेना, मेरे ख्याल से आ रहा होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकते हैं। चेक कर लेता हूँ एक बार। तो सामान्य सी बात है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 31, 1 2 3 और 4 बिल्कुल दिस इज़ द करेक्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप अगले दिन मिलेंगे तो थोड़ा और जोश बढ़ा रहेगा, थोड़ी और एनर्जी बढ़ी रहेगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। थैंक यू एवरीवन, टू थैंक्स।